सेपरेशन ऑफ पावर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं में हम लोग नेक्स्ट विशेषताओं के विषय में चर्चा कर लेते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली की चर्चा कर लेते हैं कि संसदीय प्रणाली क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। लोकतांत्रिक सरकारों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। और भी तरीके के वर्गीकरण होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। एक को संसदीय प्रणाली कहते हैं, दूसरे को अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। हालांकि अर्ध संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक, इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं अस्तित्व में हैं। स्विट्जरलैंड की अलग व्यवस्था है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के मॉडल भी दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में दो मॉडल जनरेट होते हैं। बाकी सब इन्हीं सबके मिले जुले रूप होते हैं। एक को संसदीय प्रणाली कहते हैं, और दूसरे को अध्यक्षात्मक कहते हैं। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक है, अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली का जनक है। इस बार 2020 के प्री एग्जाम में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर क्वेश्चन पूछा गया था, संसदीय प्रणाली पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे पहले मेन एग्जामिनेशन में भी इस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो संसदीय प्रणाली हमेशा एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है, इस पर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो क्या है संसदीय प्रणाली, क्या है अध्यक्षात्मक प्रणाली, दोनों के बीच क्या अंतर है, भारत में संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई, हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली क्यों नहीं अपनाई, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत यहाँ पर करेंगे। तो संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच भेद क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग इसी बात डेमोक्रेसी की चर्चा यहाँ नहीं करने जा रहे हैं। लोकतंत्र की चर्चा आगे, जब लोकतंत्र शब्द आता है फिर से प्रियम्बल में, तो वहाँ पर उसको कवर कर लेंगे। इसलिए डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अन्यथा डेमोक्रेसी पर भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आता है, मेन में भी पूछा जा चुका है। आईएएस मेन में डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि डेमोक्रेसी को, भारत में डेमोक्रेसी को लागू करने में बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं। हमें उन चुनौतियों को दूर करना है और उन चुनौतियों को दूर करके भविष्य की संभावनाओं की खोज करना है। तो निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक पैटर्न में बहुत सारे रिफॉर्म की आवश्यकता है, बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म होने चाहिए, ये हमेशा मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन का विषय बना रहता है। इसलिए मेन एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो डेमोक्रेसी पर फिर चर्चा अलग होती है। हम लोग सीधे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर आते हैं। दो कॉलम बनाना है इस बात को समझने के लिए। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, यहीं इसकी परिभाषा भी कवर हो जाएगी, यहीं विशेषता भी कवर हो जाएगी, यहीं गुण दोष भी दोनों के कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चर्चा इसी कॉलम से हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे। संसदीय प्रणाली वह प्रणाली है जो शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित है। शक्तियों का लचीला पृथक्करण पाया जाता है। हम लोगों ने कल पढ़ा था शक्तियों के पृथक्करण में, जैसे ब्रिटिश मॉडल है, भारतीय मॉडल है, तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच लचीला पृथक्करण होता है। यानी पृथक्करण तो है, अलगाव तो है, कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है। लेकिन अमेरिका की तरीके से कठोर अलगाव नहीं है।
कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका के सदस्यों की विधायिका के प्रति जिम्मेदारी होती है, विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। विधायिका कार्यपालिका के सदस्यों से सवाल जवाब कर सकती है, प्रश्न पूछ सकती है। इस प्रकार संस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन उन संस्थाओं के भूमिकाओं के निर्वाह में दोनों को एक दूसरे के सहयोग और सामंजस्य के आधार पर स्थापित किया गया है। अमेरिका में संस्थाएं अलग अलग हैं और उनके कार्यान्वयन में, उनकी भूमिकाओं के निर्वाह में सहयोग और सामंजस्य की स्थापना नहीं की गई है। उनकी भूमिकाओं के निर्वाह में भी दोनों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। संसदीय प्रणाली में संस्थाएं अलग हैं, लेकिन भूमिकाओं के निर्वाह में दोनों की भूमिका को सहयोग और सामंजस्य पर स्थापित किया गया है। और इसीलिए शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत होता है। ये हम लोगों ने शक्ति के पृथक्करण में पढ़ा है। शक्ति के पृथक्करण में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है और शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत नहीं पाया जाता। शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत नहीं पाया जाता। अवरोध और संतुलन की व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ज़्यादा कठोर रूप में होती है। यहाँ पर अवरोध और संतुलन समन्वय के रूप में जन्म लेता है। यहाँ पर अवरोध और संतुलन, ये अवरोध एवं संतुलन का लचीला रूप है, जिसे हम शक्तियों का समन्वय कहते हैं। और यहाँ जो अवरोध और संतुलन का स्वरूप है, अवरोध एवं संतुलन अपने निश्चित स्वरूप में पाया जाता है। हम जिस स्वरूप की कल्पना करते हैं अवरोध और संतुलन के रूप में, चेक एंड बैलेंस के रूप में हम जिस स्वरूप की कल्पना करते हैं, चेक एंड बैलेंस उस स्वरूप में पाया जाता है। तो यहाँ चेक एंड बैलेंस समन्वय पर आधारित नहीं है। अमेरिका में चेक एंड बैलेंस समन्वय पर आधारित नहीं है। भारत में जो चेक एंड बैलेंस है वो समन्वय पर आधारित है। तो संसदीय प्रणाली शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित है और शक्तियों के सहयोग पर आधारित है। अध्यक्षात्मक प्रणाली शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित है, जहाँ कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सहयोग नहीं होता, इसलिए टकराव उत्पन्न होता रहता है। टकराव इसका विशिष्ट गुण है, या दोष कह लीजिए, विशिष्ट दोष है इसका। टकराव इसका दोष है और सहयोग इसका गुण है। इसलिए शक्ति पृथक कॉन्सेप्ट एक है, शक्ति पृथक्करण कॉन्सेप्ट एक है, सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का जो इम्प्लीमेंटेशन है दोनों क्षेत्रों में, सेपरेशन ऑफ पावर का जो क्रियान्वयन है दोनों व्यवस्थाओं में, वो क्रियान्वयन अलग अलग है। ठीक है, तो ये चर्चा हम लोगों ने वहाँ शक्तियों के पृथक्करण में भी की। अब ये तो बोलता है एक फिलॉसफिकल डिफरेंस ये था। दूसरी बात जो सरकार के स्तर पर सबसे प्रभावी डिफरेंस की बात आती है और संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली की अलग अलग स्थापना करती है, वह है दोहरी कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में एकल कार्यपालिका, सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। कैसे काम करती है ये दोनों व्यवस्था, इस बात को आप समझते भी हैं, इसको समझाते हैं। जहाँ भी संसदीय प्रणाली है वहाँ दोहरी कार्यपालिका पाई जाएगी। कार्यपालिका क्या है? संकुचित अर्थों में सरकार, एक व्यापक अर्थों में सरकार होती है। तो व्यापक अर्थों में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जब हम कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जब हम कहते हैं सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो इन दोनों अभिव्यक्तियों में
क्या हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। जब हम इस प्रकार की अभिव्यक्ति देते हैं, आप व्यवहार में जब आप सरकार शब्द के बारे में अभिव्यक्ति देते हैं, हम कहते हैं आप सरकार की आलोचना कीजिए, या आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, या आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, या आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, या आप सरकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या जब आप सरकार के संबंध में इस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, तो इस प्रकार के व्यवहार के प्रदर्शन में आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को संबोधित कर रहे होते हैं? नहीं। आप किसको संबोधित कर रहे होते हैं? प्रधानमंत्री को और उसके जो सहयोगी मंत्री हैं, उसका जो कुनबा है, यानी मंत्रिपरिषद है। अगर आप राज्य के संबंध में संबोधित कर रहे हैं तो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को नहीं संबोधित करते। आप किसको संबोधित करते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री को और उसके मंत्रिपरिषद को, उसके कुनबे को, मंत्रियों के समूह को। तो जब हम व्यावहारिक तरीके से सरकार का प्रयोग करते हैं तो हम सरकार को तीनों रूपों में नहीं यहाँ प्रकट करते। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की चर्चा नहीं करते। यानी सरकार के दो रूप होते हैं, एक व्यापक और एक संकुचित। व्यापक स्वरूप का ज़्यादातर उपयोग एकेडमिक पर्पस से होता है। जब व्यावहारिक तरीके से हम सरकार के विषय में उपयोग करते हैं, हमने सरकार बनाई, हमने सरकार चलाई, सरकार में हमारी भागीदारी, सरकार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, तो जब हम ऐसी बातों की अभिव्यक्ति देते हैं तो सरकार से हमारा आशय सीधे सीधे राजनीतिक कार्यपालिका से होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का आशय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संघ में, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यों में। तो ये कार्यपालिका का संकुचित रूप होता है, ये कार्यपालिका का संकुचित रूप होता है। जब हमने यहाँ पर चर्चा की कि दोहरी कार्यपालिका, इसका मतलब है कि हम इसी संकुचित रूप की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्यपालिका में राजनीतिक कार्यपालिका भी होती है और प्रशासनिक कार्यपालिका भी होती है। कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका दो भागों में बढ़ती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है, उसका मुखिया होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद, और प्रशासनिक कार्यपालिका का अर्थ है सिविल सेवकों का समूह, नौकरशाही। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी को हम प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। यह जो राजनीतिक कार्यपालिका है, यह राजनीतिक कार्यपालिका जो कुछ करती है उसको शासन कहते हैं। शासन सुनते हैं ना शब्द, ये सरकार शासन कर रही है, अच्छा शासन कर रही है, खराब शासन कर रही है। तो शासन की अभिव्यक्ति में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब नहीं आते। शासन को डिफाइन करने में केवल राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य आता है, यानी केवल मंत्रिपरिषद आती है। तो शासन राजनीतिक कार्यपालिका की गतिविधि है, यानी सरकार की गतिविधि है। कौन सी सरकार? व्यापक अर्थों वाली नहीं, संकुचित अर्थों वाली सरकार। ये जो कुछ करती है उसको शासन कहते हैं, ये जिस तरीके से करती है उसको शासन कहते हैं। और दूसरी जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका यानी नौकरशाही, यानी सिविल सेवकों का समूह, यह जो कुछ करता है और जिस तरीके से करता है वो प्रशासन कहलाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। यही शासन और प्रशासन के बीच भेद भी है। तो सरकार करती क्या है शासन में? सरकार नीतियाँ बनाती है और लागू करवाती है। और प्रशासन में क्या करता है? प्रशासन में नीतियों को लागू करता है, नीतियों को लागू करता है। इस बार 2019 में क्वेश्चन आया था एक, 2020 में इस बार एक क्वेश्चन आया था कि नौकरशाही का मूल कार्य क्या है? मूल कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगर आपने पेपर देखा होगा, पेपर देखिएगा जाके, तो इस बार IAS के जो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नौकरशाही का मूल कार्य क्या है। तो नौकरशाही का मूल कार्य क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन,
लागू करना वो सरकार की हाथ पैर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो सरकार की। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनते हैं। तो हम जब यहाँ कार्यपालिका की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ केवल राजनीतिक कार्यपालिका शामिल है, प्रशासनिक कार्यपालिका शामिल नहीं है। ये सब छोटी छोटी डिस्कशन आप जानते होंगे, इसलिए हमने बहुत विस्तार में नहीं किया, संक्षेप में केवल रिवीजन कराते हैं। तो दोहरी कार्यपालिका, डुअल एग्जीक्यूटिव, कैसी होती है दोहरी कार्यपालिका? संसदीय प्रणालियों में दो भागों में कार्यपालिका बढ़ती है। एक को कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। यह राष्ट्र की मुखिया कहलाती है। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसको सरकार का अध्यक्ष कहते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं और वास्तविक कार्यपालिका को सरकार का अध्यक्ष कहते हैं। जैसे भारत का अगर उदाहरण लें, तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। इस प्रकार प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष है और राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र का मुखिया है। ब्रिटेन का उदाहरण अगर लें तो ब्रिटिश ताज राष्ट्र का मुखिया है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है। तो जहां भी संसदीय प्रणाली होगी उस संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच हमेशा अंतर है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्र की मुखिया होगी और वास्तविक कार्यपालिका सरकार की मुखिया होगी। एक राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, एक सरकार का अध्यक्ष। दोनों के बीच शक्तियों का टकराव न हो इसलिए राष्ट्र का अध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान होता है और सरकार का अध्यक्ष वास्तविक प्रधान होता है। सारी शक्तियों का प्रयोग यही करता है, हालांकि इसके नाम से करता है लेकिन सारी शक्तियों का प्रयोग यही करता है। क्या प्रभाव होता है इस अलगाव का, हम लोग अभी इस बात की चर्चा करते हैं। पहले एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक प्रणाली की चर्चा करते हैं। जहाँ भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली में हमेशा एकल कार्यपालिका होगी, सिंगल एग्जीक्यूटिव होगी और राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका, राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का प्रधान होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव का प्रधान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां भी अध्यक्षात्मक प्रणाली पाई जाएगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म पाया जाएगा, वहां पर नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। वहां पर राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष का कोई भेद नहीं होगा। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति ही सरकार का अध्यक्ष है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास होते हैं, इसलिए सिंगल एग्जीक्यूटिव। लेकिन संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, इसलिए राष्ट्र का अध्यक्ष अलग संस्था में होता है, सरकार का अध्यक्ष अलग संस्था होती है। राष्ट्र का अध्यक्ष नाममात्र की कार्यपालिका कहलाती है, सरकार का अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। और इस प्रकार कार्यपालिका का अलगाव और कार्यपालिका सिंगल एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव और सिंगल एग्जीक्यूटिव, ये संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण अंतर है और इसी आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियां अलग अलग निर्मित की जाती हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा
कि 2 कार्यपालिका क्यों? एक से तो काम चल सकता था, जैसे यहाँ बनाया हमने, वैसे यहाँ भी एक से काम चल सकता था। दोहरी क्यों, डुअल क्यों? अभी हम लोग आगे इस बात को और एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि संसदीय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी प्रणाली माना जाता है, क्योंकि दोहरा उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है संसदीय प्रणाली, और उस दोहरे उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए इस दोहरी कार्यपालिका का होना आवश्यक है। अभी जब आगे चर्चा करेंगे तो इस बात को आप समझ पाएंगे। दूसरी बात, संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं थी। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्य करती हुई सरकार है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी वास्तविक कार्य करती हुई सरकार का अभिभावक है, गार्जियन है। ये प्रश्न दिमाग में उत्पन्न होता होगा कि भाई जब नाम मात्र का प्रधान है राष्ट्रपति, तो इतना बड़ा भवन देने की क्या जरूरत है? पूरे बीच शहर में, बीच राजधानी में इतना ज़्यादा, आधी बीच की दिल्ली का आधा हिस्सा राष्ट्रपति भवन ने कवर कर रखा है, तो इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र देने की क्या आवश्यकता है? केवल नाम मात्र के प्रधान के रूप में एक एग्जीक्यूटिव से काम क्यों नहीं चला लिया? एक तो उत्तरदायित्व वाली बात है जो हम लोग अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात जो हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर ले रहे हैं कि राष्ट्रपति सरकार के अभिभावक के रूप में काम करता है। जैसे हमारे और आपके घर में अभिभावक होता है। आप कल्पना कीजिए, 2 अलग अलग परिवारों की कल्पना कीजिए। एक परिवार की कल्पना कीजिए जो न्यूक्लियर फैमिली है, कोई गार्जियन नहीं है उसके पास, और एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जहाँ गार्जियन भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं साथ में। तो सुखी कौन होगा? गार्जियन वाला सुखी होगा, गार्जियन वाला सुखी होगा। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार की संकटों, अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करने के लिए कोई मनोबल बढ़ाने वाला है साथ में, कोई आपको राहत पहुंचाने वाला है, आपकी भावनाओं को कोई मजबूत बनाने वाला है, कोई आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाला है, कोई आपको भावनात्मक सामर्थ्य देने वाला है, और आपका अच्छा या बुरा क्या है कोई बताने और समझाने वाला है। क्या गलत कर रहे हैं और आप क्या सही कर रहे हैं, एक मॉनिटर होना चाहिए ना, जो आपको ये राह दिखाए कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर ये मॉनिटर है तभी आप हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे, वरना बीच बीच में जिगजैग होता रहेगा, भटकेंगे, डिरेल होंगे, फिर आपको लगेगा ओह गड्ढे में गिर गए थे, फिर ऊपर चढ़ गए, फिर चलने लगे, फिर कहीं गिर गए, तो खुद उठापटक होगी। लेकिन अगर एक गार्जियन है, एक अभिभावक है, तो वो आपको चेतावनी देता रहता है, आपको आगाह करता रहता है। तो जैसे घर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपको बताते हैं कि बेटा देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है, फटी जीन्स पहन के बाहर मत निकलो ना, अच्छी बात नहीं है, अच्छे सिले कपड़े पहन कर जाओ, फटे कपड़े पहन के बाहर मत निकलो। लेकिन आपको लगता है कि ओह इन्हें कौन बताए, फैशन है, आजकल यही फैशन है, तो आप उनकी बात को अनसुना कर देते हैं, पहन के चले जाते हैं। यही रोल राष्ट्रपति का है कि राष्ट्रपति सरकार को संकटों से बचाता है। राष्ट्रपति सरकार को संबल प्रदान करता है। राष्ट्रपति सरकार के अभिभावक, मार्गदर्शक, ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में काम करता है। ये संसदीय प्रणाली के लिए ये एक बड़ी विशेषता है कि संसदीय प्रणाली में हमेशा सरकार के पास एक अभिभावक विद्यमान होता है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में हमेशा इस बात का अभाव रहता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति न्यूक्लियर फैमिली का मेंबर है, अकेला है। आप देखिए कि ट्रंप के मनमाने दिमाग के प्रयोग, कभी कुछ भी बोल देते हैं, कभी कुछ भी कह देते हैं, किसी भी राष्ट्र के साथ कैसा भी व्यवहार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं, ये राह दिखाने वाला कोई नहीं है, क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो। जो मन में आया, जो मर्जी में आया बोल दिया, जो मर्जी में आया आचरण कर लिया। और अमेरिका के सारे राष्ट्रपति प्राय ऐसे ही रहे, कोई ज़्यादा कोई कम। लेकिन भारत के प्रधानमंत्रियों में ये उच्छृंखलता दिखी है क्या कभी आपको? आप अमेरिका के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखिए, उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य, उनके द्वारा दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार, किसी ने इराक पर युद्ध थोप दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने
ईरान पे कभी कुछ कर दिया किसी, उनके द्वारा किए जाने वाले बर्ताव और हमारे प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए जाने वाले बर्ताव, उन दोनों के व्यवहारों की आप तुलना कीजिए तो आप पाएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों के मस्तिष्क में उच्छृंखलता अधिक है, भारत के प्रधानमंत्रियों में धैर्य अधिक है। उसका एक बड़ा कारण दोहरी कार्यपालिका का प्रभाव भी है, क्योंकि राष्ट्रपति एक अभिभावक के रूप में कार्य करता है। कैसे, एक एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट वाली बात आपको बताई। जब राजीव गांधी जी, तो एक पुराना एग्जाम्पल दे देते हैं, एक नया दे देते हैं, दोनों दे देते हैं आपको। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो श्रीलंका में लिट्टे की समस्या बहुत ज़्यादा गहरी थी। अब तो लिट्टे आतंकवादियों का समापन कर दिया श्रीलंका ने, अच्छा किया, लेकिन उस समय लिट्टे आतंकवाद चरम पर था। तो श्रीलंका के साथ संबंधों की स्थापना करना बड़ा जटिल था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था अपने आप में। तो वे तब उस समय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे। आर वेंकटरमन तमिलनाडु से आते थे, तमिल थे, और लिट्टे तमिल लोगों का आतंकी ग्रुप था। और श्रीलंका में बाकी तमिल के अलावा सिंघली रहते हैं ज़्यादा बहुसंख्यक मात्रा में। तो वो सिंघली वर्सेस तमिल की लड़ाई थी, जो तमिल आतंकवाद के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो जब भी श्रीलंकाई मैटर पर, श्रीलंका के मैटर पर वैदेशिक संबंधों के संचालन में कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री को लेना होता था तो वे राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना कभी नहीं लेते थे। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, उन्होंने बुक लिखी है आर वेंकटरमन ने, और उन्होंने माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है कि ऐसे अवसरों पर प्रधानमंत्री ने कभी मुझसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने हमेशा मुझसे सलाह ली, और ये मेरे लिए गौरव की बात थी कि मैंने उन्हें जब सलाह दी, उन्होंने उस सलाह को स्वीकार किया और उस सलाह के आधार पर कार्य किया। केवल श्रीलंकाई मैटर्स पर ही नहीं, बल्कि देश और विदेश से जुड़े हुए उस समय अलग अलग प्रकरणों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से चर्चा करने जाते थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से राय लेने जाते थे। राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, इसलिए राजनीतिक दल से निष्पक्ष होता है, उसका विज़न, उसका चिंतन व्यापक होता है, इसलिए वो सरकार के मार्गदर्शक के रूप में प्रभावी भूमिका निभा सकता है, निभाता रहा है। तो ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है, ये तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दे दिया कि पुरानी बात है और पुराने एग्जाम्पल भी रहे, नए एग्जाम्पल भी हैं। जब हो सकता है आपको याद हो, कुछ वर्ष पहले भारत में अचानक असहिष्णुता का मुद्दा उठा। भारत असहिष्णु राष्ट्र है ना, देखा होगा आपने, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब। ये बात है 2016 की, अक्टूबर नवंबर 2016 की बात है, ये सितंबर अक्टूबर 2016 की बात है, लगभग 4 साल हो गए। तो उस समय भारत में असहिष्णुता का मुद्दा तेजी से उठा। तब आप थोड़े छोटे रहे होंगे, हो सकता है उतनी समझ न बन पाई हो असहिष्णुता की, लेकिन आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत सारे गैंग सक्रिय हो गए असहिष्णुता के। मैं उन्हें गैंग क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे मेरा एक निश्चित संदर्भ है और आशय है। और संदर्भ और आशय ये है कि इस तरीके की भारत की छवि को खराब करने के लिए जो बुद्धिजीवियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न हैं, ये स्वयं उपजाए हुए नहीं होते, ये विदेशी पैसों पर आधारित होते हैं। इनको, इन सब के NGO हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के तथा बड़े बड़े पत्रकारों के जो बुद्धिजीवी हैं, उनके अपने NGO हैं, उनको विदेशों से फंडिंग होती है, और विदेशों से फंडिंग एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है। उसमें एक पर्पस ये भी होता है कि भारत को अस्थिर करना है समय समय पर। तो ये मैं इस बात को इसीलिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। और इस बात के प्रमाण उच्चतम न्यायालय में CBI ने प्रस्तुत किए हैं अपनी रिपोर्ट में। इस बात के प्रमाण इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट दी है, इम्पैक्ट ऑफ NGO ऑन डेवलपमेंट इन इंडिया, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में ये बातें शामिल हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि ये जानकारी सिर्फ मुझे है और मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है कि इस तरीके के NGO हमारे देश में चलते हैं जो विदेशों से फंडिंग लेते रहे हैं। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा के और NGO से फंडिंग, विदेशों से NGO फंडिंग लेते हैं। और FCRA कानून हमेशा विवादों में रहा है, अभी भी चर्चा के केंद्र में था। तो
इस तरीके से भारत की छवि को दूषित करने के लिए प्रयास यदाकदा होते रहे हैं। और 2016 में भी ऐसा ही किया गया, यह बता करके कि भारत में जो वर्तमान सरकार है वो असहिष्णुता को बढ़ावा दे रही है, भारत एक असहिष्णु राष्ट्र है और जो माइनॉरिटीज़ हैं, अन्य लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, बड़े पैमाने पर महीनों चला। जब राष्ट्रपति ने देखा कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है लेकिन मंथ याद है मुझे, अक्टूबर 2016 की बात है। और अक्टूबर 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन जारी किया। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया इस असहिष्णुता के मुद्दे पर, और असहिष्णुता के मुद्दे पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दो बातों का दो पर्पस था। पहला पर्पस तो ये था कि देश के लोगों को ये मैसेज देना कि ये एक गलत प्रचार हो रहा है, देश के विषय में गलत है। भारत सहिष्णु राष्ट्र था, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना रही है हमारी हमेशा से और आज भी है। तो भारत सहिष्णु राष्ट्र था और है। दूसरी बात सरकार का बचाव करना। जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार असहिष्णुता को बढ़ावा दे रही है, राष्ट्रपति ने अपनी सरकार का बचाव किया कि सरकार पर आरोप लगाने वाले लोग मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, उन्हें तथ्यों की उचित पड़ताल करनी चाहिए और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि राष्ट्रपति की अपील का असर हुआ, राष्ट्रपति की अपील का असर हुआ, मीडिया ने उसे प्रोपागेट किया, मीडिया ने उसे फैलाया और राष्ट्रपति की अपील का असर ये पड़ा कि जो असहिष्णुता गैंग था उसने अपने आप को विड्रा कर लिया और जो असहिष्णुता को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा था वो ख़त्म हुआ। सरकार के ऊपर जो असहिष्णुता के लिए जो आरोप लगाए जा रहे थे, आक्षेप किए जा रहे थे, वो आक्षेप खत्म हो गए क्योंकि राष्ट्रपति ने आकर मोर्चा संभाल लिया अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सरकार का बचाव करने के लिए। और राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो निष्पक्ष होता है, वो किसी दल का व्यक्ति नहीं होता। और मैंने ये एग्जाम्पल जानबूझकर आपको इसलिए दिया क्योंकि प्रणब मुखर्जी मूलतः कांग्रेसी राजनेता रहे। शुरुआत से जब उन्होंने राजनीति शुरू की तो वो कांग्रेसी नेता रहे और कांग्रेस में उच्च पदों पर रहे, वित्त मंत्री भी रहे, देश के विदेश मंत्री भी रहे, अनेक पदों पर रहे, वित्त मंत्री भी रहे लंबे समय तक। और जो प्रधानमंत्री, वो आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, आज भी हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। दोनों पार्टियां विचारधारा के आधार पर एक दूसरे से धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टी हैं। अगर हम लोग इसको गलत तरीके से विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि वो कांग्रेस का राष्ट्रपति, कांग्रेस की विचारधारा वाला व्यक्ति राष्ट्रपति था, ये बीजेपी की विचारधारा वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री था। लेकिन मैंने कहा गलत तरीके से विश्लेषण करें क्योंकि ये गलत विश्लेषण है। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पदों पर आसीन होता है तो वह राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित और जनहित के लिए कार्य करता है। और हमारे राष्ट्रपति ने इस बात को वहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। जबकि वो चाहते, अगर राजनीतिक आधार पर कार्य करना चाहते तो वो खुश होते, चलो अच्छा है, क्रिटिसाइज हो रहा है, और प्रोवोक करते लोगों को, हाँ ठीक है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आँख बंद करके घर में बैठा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट सरकार के गार्जियन के रूप में काम करता है, अभिभावक के रूप में काम करता है। तो मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है और संकटों के समय सरकार का बचाव करने की भी आवश्यकता होती है। संसदीय प्रणाली में यह सुविधा उपलब्ध है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये एक प्रभाव है जो संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली का अलग अलग होता है। तो अब मुझे लगता है कि दिमाग में ये प्रश्न अगर आता होगा कि राष्ट्रपति का पद क्यों नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में, तो इन दो उदाहरणों से स्पष्ट हुआ होगा कि राष्ट्रपति का पद हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैल सिंह ने जब वीटो किया था डाकघर संशोधन विधेयक पर, फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू न करने की सलाह दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के बीच तो बड़े तर्क संबंध रहे इस आधार पर। तो बहुत सारे, मैंने दो एग्जाम्पल आपको केवल समझाने के लिए बताए, लेकिन केवल यही दो एग्जाम्पल ही नहीं है। डॉक्टर कलाम का कार्यकाल बहुत एक्टिव कार्यकाल रहा। पूरा जैसे कार्यक्रम जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, वो डॉक्टर कलाम का ब्रेन चाइल्ड था।
डॉक्टर कलाम के मस्तिष्क के उपज था वो कार्यक्रम। डॉक्टर कलाम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सजेशन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पूरा कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। तो डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तुरंत सलाह मानते हुए पूरा कार्यक्रमों की घोषणा कर दी, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। हालांकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल खत्म हुआ और MMS प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस पूरा को रोक दिया, अधूरा रह गया पूरा। लेकिन आगे चल के वर्ल्ड बैंक ने ये बताया अपने दस्तावेजों में कि भारत में अगर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई अच्छा कार्यक्रम था तो वो पूरा था। और पूरा का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर कलाम। शुरुआत उनके सिफारिश पर हुई थी। तो राष्ट्रपतियों का रोल बहुत सारा है, तो दो केवल हमने ध्यान रखिए। संसदीय प्रणाली का अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, वो है दोहरा उत्तरदायित्व। ये पिलर है, ये स्तंभ है संसदीय प्रणाली का। अध्यक्षात्मक प्रणाली में एकल उत्तरदायित्व है। किसका? किसके दोहरे उत्तरदायित्व की बात हो रही है? मंत्रियों के। और यहां किसका एकल उत्तरदायित्व है? मंत्री। ये पिलर माना जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, और इसी आधार पर पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म से ज़्यादा उत्तरदायी मानी जाती है, ज़्यादा संवेदनशील मानी जाती है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों की दोहरी जवाबदेही होती है, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। कैसे होता है मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व? एक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दूसरा सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, दो तरीके का उत्तरदायित्व पाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से प्रत्येक मंत्री निम्न सदन, निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे अगर उदाहरण लें हम लोग भारत का उदाहरण लें, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ब्रिटेन का उदाहरण लें तो ताज के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि सामूहिक रूप से प्रत्येक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति। हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति। तो ये दोहरा उत्तरदायित्व है। ये कहा जाता है कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना ही है जो संसदीय प्रणाली को जीवंत बनाए रखती है। यह संसदीय प्रणाली का प्राणाधार है, उसके प्राण का आधार है। संसदीय प्रणाली की ऑक्सीजन है ये। तो दो तरीके का उत्तरदायित्व पाया जाता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारे देश में आर्टिकल 75(2) अनुच्छेद 75(2), 75 क्लॉज 2, 75(2) बोल लेते हैं हम लोग। 75 क्लॉज 2 ये कहता है कि सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है
और मंत्री को हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति मंत्री को पद से हटा सकता है। और अगर कोई मंत्री कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी कार्य करता है, तो उस कार्यों के प्रति उसकी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही राष्ट्रपति के प्रति बनी रहती है। हालांकि संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में ये जवाबदेही हमेशा थ्रू प्राइम मिनिस्टर होती है, प्रधानमंत्री की ओर से होकर जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही नियुक्त करता है और मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही पद से हटाता है। तो ये जवाबदेही थ्रू प्राइम मिनिस्टर होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रियों को पद से हटा सकता है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है राष्ट्रपति के प्रति? क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो एक प्रकार का मंत्री है। प्रधान लगा है उपसर्ग, बस प्रधान है शब्द, बाकी तो है तो मंत्री ही। तो प्रधान शब्द पहले जुड़ गया है। तो उत्तर है हाँ, केवल सारे मंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। यही कारण है। बड़ा अनसुलझा सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ संदर्भ आवश्यक है कि मान लीजिए अगर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, किसी प्रधानमंत्री को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, लेकिन वो प्रधानमंत्री संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होगा? तो क्या राष्ट्रपति को ऐसे प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए या संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए उसे पद पर बने रहने देना चाहिए? तो इसका जवाब देता है आर्टिकल 75(2). ये प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत जवाबदेही होती है राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति। इसलिए अगर प्रधानमंत्री को भले ही लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है और अगर प्रधानमंत्री संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और उसे पद से बर्खास्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, भले ही उसे लोकसभा में विश्वास हासिल है। तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति उसे मार्गदर्शन दे, उसको सलाह दे, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभावक है। अगर वह अपने अभिभावक की बात मान जाता है और रास्ते पर लौट आता है तो अच्छी बात है, और नहीं लौटता है तब तो फिर निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री एक्सेप्शन नहीं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जबकि ऐसी कोई उत्तरदायित्व की भावना अध्यक्षात्मक प्रणाली में नहीं पाई जाती। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति अपने आप में मुखिया है। क्या राष्ट्रपति किसी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है? नहीं है। राष्ट्रपति स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। लेकिन यहाँ व्यवस्था अलग है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, मंत्री सारे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं और सामूहिक रूप से संपूर्ण मंत्रिपरिषद, सामूहिक रूप से संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी है, जो भी निचला सदन होगा, निम्न सदन होगा, लोअर हाउस होगा, उसके प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि अगर एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद उस मंत्री के निर्णय से सहमत है, तो लोकसभा में अकेला वह मंत्री ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी ठहराई जाएगी। यानी सारे मंत्रियों का अस्तित्व एक साथ वहां पर विचार के रूप में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि सारे मंत्रियों की जवाबदेही होगी उस एक मंत्री के निर्णय के लिए। इसको कहते हैं कि सारे मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं।
स्विम एंड सिंक टुगेदर। तो लोकसभा में साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते हैं। यानी अगर एक मंत्री ने निर्णय लिया तो सब उसका समर्थन करेंगे, सभी उसके समर्थन में खड़े रहेंगे, और अगर उसकी आलोचना हुई तो सबको आलोचना का भागीदार बनना पड़ेगा एक मंत्री के निर्णय के लिए। और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए लाया जाएगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण सरकार हमेशा लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। अब यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह कितनी इफेक्टिव भूमिका निभा पाती है। और लोकसभा में इफेक्टिव भूमिका कौन निभाएगा? अपोजिशन, क्योंकि बाकी जो मेजॉरिटी वाला दल है वो तो सरकार के साथ ही है, वो तो सरकार के पक्ष में ही खड़ा रहेगा। लेकिन अगर अपोजिशन अपना स्ट्रांग रोल प्ले करता है, अगर अपोजिशन अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है, तो सरकार की यह जवाबदेही सही अर्थों में खुलकर सामने आती है। तो जवाबदेही सरकार की व्यवस्था है, उत्तरदायित्व सरकार की व्यवस्था है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति भी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति भी है। यहाँ राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी, हाँ राष्ट्रपति के मंत्री उत्तरदायी हैं। जो राष्ट्रपति के मंत्री होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। और राष्ट्रपति के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता, केवल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पाया जाता है। और इस प्रकार अगर हम इन दोनों प्रणालियों की तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि संसदीय प्रणाली अधिक उत्तरदायी प्रणाली है अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में, क्योंकि यहाँ मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं होती, मंत्रियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। और संसदीय प्रणाली में मंत्री दोहरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, प्रभावी तरीके से उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। तो ये उत्तरदायित्व की अब मंत्रियों के लिए योग्यता। मंत्रियों के लिए योग्यता, कौन मंत्री बनेगा, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होगी? इसी सामूहिक उत्तरदायित्व पर अभी जो हम लोगों ने उत्तरदायित्व वाला पढ़ा था इसके पहले, इसी पर क्वेश्चन इस बार 2020 की प्री में आया था। मुझे पूरा प्रश्न नहीं याद आ रहा है, लेकिन संसदीय प्रणाली की विशेषताओं पर प्रश्न पूछा गया था, और संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में इस उत्तरदायित्व का ही ऑप्शन दिया गया था, और ये उत्तरदायित्व वाला ही ऑप्शन सही था वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। मंत्रियों के लिए योग्यता, वैसे तो मंत्रियों के लिए कोई योग्यता नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम क्वालिफिकेशन कह देते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु है। बाकी तो कोई योग्यता जैसी चीज़ नहीं है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छे चरित्र का होना चाहिए, सद्गुणों वाला होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति राजनीति में नहीं आता। लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई योग्यता हमने निर्धारित नहीं की है, तो क्वालिफिकेशन तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है जिस कंडीशन को हम लोग क्वालिफिकेशन का नाम दे देते हैं, और वो कंडीशन है कि उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य, संसदीय प्रणाली में ये
शर्त है, ये शर्त है कि मंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए। भारत में ज़्यादा लिबरल व्यवस्था है कि जो संसद का सदस्य नहीं है वह भी 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यह लिबर्टी भारत में है। ब्रिटेन में यह लिबर्टी नहीं है, वहाँ स्ट्रिक्ट है व्यवस्था। यहाँ तक कि वहाँ प्रधानमंत्री केवल हाउस ऑफ कॉमन्स का ही व्यक्ति बन सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में यह योग्यता भी नहीं होती, यह निर्बंधन भी नहीं होता, यह रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता, यह शर्त भी नहीं होती। और इस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है, जिसे चाहे मंत्री बना ले। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति को ये फ्रीडम है कि वह किसी को भी मंत्री बना सकता है, तो किसी को भी बना लेता है। जबकि भारत में प्रधानमंत्री के लिए ये फ्रीडम नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के पास ये लिबर्टी नहीं है। उसे संसद के सदस्यों में से ही चुन के मंत्री बनाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बना रहा है तो उसे यह भी अवसर खोजना पड़ता है कि उसे 6 महीने के भीतर सदन में सदस्य बनाना भी है, अन्यथा वो 6 महीने के बाद मंत्री नहीं रह जाएगा। तो एक ये कंडीशन है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो जिसे चाहे उसे मंत्री बनाए। अगर मैं आपको ये मौका दूं तो आप किसको बनाएंगे? अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट को बनाएंगे, जो आपका सबसे खास होगा, विश्वास पात्र होगा, आप उसको बनाएंगे। यही काम अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, यही काम अमेरिका। वो भी इंसान है, आपसे अलग थोड़ी। उसके पास आपकी तुलना में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अंदर से कितना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप भी अच्छा करके दिखाएंगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, चूंकि वहां मंत्री बनने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई आधार नहीं, इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति जब मंत्रियों का चयन करता है तो मंत्रियों का चयन करने में वह हमेशा नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों को चुनता है, जो उसके सबसे नजदीकी और सबसे विश्वास पात्र लोग होते हैं। और अमेरिका का राष्ट्रपति जब इस प्रकार मंत्रिमंडल निर्मित करता है, जो उसके विश्वास पात्रों के समूह से मिलकर बना होता है, विश्वास पात्रों का समूह होता है, ऐसे मंत्रिमंडल को किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट कहते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल किचन कैबिनेट कहलाता है। क्यों कहलाता है किचन कैबिनेट? क्योंकि वह उसके विश्वास पात्रों का समूह होता है, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों का ग्रुप होता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट इस पर्पस से नहीं लाया गया, कॉन्सेप्ट लाने का पर्पस दूसरा है, लेकिन इसका जो व्यावहारिक एप्लीकेशन है वो दूसरा है। पर्पस क्या था? पर्पस ये था, कोई योग्यता नहीं तय की गई, इसके पीछे पर्पस ये था कि अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे देश से विशेषज्ञों को चुन चुन करके अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करे, जिससे उसका मंत्रिपरिषद विशेषज्ञों का निकाय हो। ये पर्पस था। लेकिन हमने बताया कि अगर आपको अवसर मिले तो आप किसे शामिल करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शामिल करेंगे। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति भी यही करता है और विश्वास पात्रों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देता है। हर व्यक्ति चाहेगा कि हमारा मंत्रिमंडल हमारे विश्वास पात्र लोगों का समूह हो, जिसके आधार पर हम बेहतर निर्णय ले सकें और हमारा कोई विरोध करने वाला ना हो। और इसी आधार पर राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल निर्मित किया जाता है और इस परंपरा ने किचन कैबिनेट के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है। इसे किचन इसलिए कहते हैं, एक व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आपके घर में जब कोई आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप उसे किचन तक नहीं ले जाते ना, ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, वहीं चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, इसके बाद फिर अलविदा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ख़ास दोस्त आ गया तो क्या आप उसे गेस्ट रूम में बैठाते हैं? कहते नहीं, चलो साथ मिलके चाय बनाते हैं, वहीं बातें करेंगे। तो एक तरीके से ये एक अभिव्यक्ति है, ये एक एक्सप्रेशन है, केवल ये एक्सप्रेशन है
और इस एक्सप्रेशन के आधार पर किचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किचन शब्द यह बताने के लिए है कि मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जो अत्यधिक विश्वास पात्र हैं, बहुत खास हैं, अत्यधिक विश्वास पात्र हैं, इसलिए किचन शब्द के प्रयोग का प्रचलन रहा है। तो अमेरिकी मंत्रिमंडल को किचन कैबिनेट कहते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे, कॉन्सेप्ट के तौर पे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से इतर बात करें, इस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से इतर बात करें, इससे हटकर बात करें, तो किचन कैबिनेट एक बड़ा जनरल सा शब्द है। आपका भी किचन कैबिनेट है। किचन कैबिनेट का मतलब विश्वास पात्रों का समूह। तो आपके भी विश्वास पात्रों का समूह होगा। आपके कुछ दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, कोई भी हो सकता है, छोटे होंगे, बड़े होंगे, जिनसे कोई भी काम करने से पहले आप उनसे विचार विमर्श करते हैं, आप उनसे पूछते हैं या आप उन्हें बताते हैं, जो कुछ भी है। लेकिन आपके विश्वास पात्रों का 1-2 लोगों का, 3-4 लोगों का समूह होगा, वो आपका किचन कैबिनेट है, वो आपका किचन कैबिनेट है। तो एक फ्रेज के रूप में किचन कैबिनेट इज एप्लीकेबल टू ऑल। किचन कैबिनेट सबके रूप में, सबके लिए एप्लीकेबल है। आपके लिए भी है, हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी है, उनका भी किचन कैबिनेट है। वो भी कोई निर्णय लेते हैं तो आप आपस में एक ग्रुप है उनका, आप भी जानते हैं ग्रुप में कौन कौन है, उन्हीं से विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी का अपना एक, यहाँ मुख्यमंत्री जी का अपना एक किचन कैबिनेट है। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो उसमें विचार विमर्श करते हैं। सबका किचन कैबिनेट होता है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, ये तो हमने एक फ्रेज की बात की, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में किचन कैबिनेट का मतलब अमेरिकी मंत्रिमंडल। सरकार का कार्यकाल, संसदीय प्रणाली में अस्थिर होता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में स्थिर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे पूछें कि प्रधानमंत्री का कितना कार्यकाल है, तो आपका आंसर क्या होगा? कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? तो आप कहेंगे सर अनिश्चित समय के लिए, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यही सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि आप निर्वाचनों के माध्यम से लोकसभा निर्वाचित करते हैं 5 वर्ष के लिए, प्रधानमंत्री का चयन नहीं करते 5 वर्ष के लिए। लोकसभा में यदि विश्वास बना रहेगा तो प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा, अन्यथा नहीं बना रहेगा। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर आधारित होता है। सरकार का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर आधारित होता है, यानी निम्न सदन के विश्वास पर आधारित होता है। निम्न सदन के विश्वास पर आधारित। इसलिए सरकार गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। विशेषकर अगर कोalition गवर्नमेंट है, जहां एक दल को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली सरकार बनाने वाली, तब तो यह खतरा और बढ़ जाता है। अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल गया है, तो यह खतरा कम हो जाता है। समाप्त कभी नहीं होता, लेकिन कम हो जाता है खतरा, ना के बराबर हो जाता है। लेकिन कोalition गवर्नमेंट में यह खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। नए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। लगता तो नहीं कि ट्रंप अपनी गद्दी बचा पाएंगे, अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। स्थितियां बड़ी विषम हो चुकी हैं उनके लिए। जो बाइडेन बहुमत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। लेकिन फिलहाल 4 साल के लिए राष्ट्रपति ट्रंप चुने गए थे और 4 साल तक उनके कार्यकाल को कोई खतरा नहीं रहा।
हाँ, अब अगर कोई भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार, व्यभिचार ना, ये सब सारे आचार करेगा तो फिर फंसेगा तो है ही, वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छा काम करते हुए पद से हटाया नहीं जा सकता। संसदीय प्रणालियों में प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर भी पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के विश्वास पर उसका कार्यकाल निर्भर करता है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। तो ये संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली का कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट के हमने कॉन्सेप्ट भी समझा, दोनों की विशेषताएं भी समझी, दोनों के बीच अंतर भी हमने समझा कि संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच अंतर क्या है। ठीक है, अब दोनों के गुणदोष क्या हैं, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, इसी विशेषता पर आधारित। क्या है गुणदोष, संसदीय प्रणाली के गुण क्या हैं और अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण क्या हैं, चर्चा कर लेते हैं इसकी। संसदीय प्रणाली का गुण है यह अधिक उत्तरदायी सरकार है, सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है कि यह अधिक उत्तरदायी प्रणाली है। दूसरी, क्योंकि दोहरा उत्तरदायित्व होता है मंत्रियों का। दूसरी बात, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य समन्वय पाया जाता है, यानी सहयोग और सामंजस्य पाया जाता है। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा फीचर है कि टकराव की गुंजाइश नहीं होती और कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सहयोग पाया जाता है। तीसरी बात, सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। व्यापक प्रतिनिधित्व पाया जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री यह प्रयत्न करता है कि देश के अलग अलग भागों का रिप्रेजेंटेशन उसके मंत्रिपरिषद में दिखे। अगर कोई मंत्रिपरिषद के बारे में एक चित्रण करना चाहे तो वो ये न कह सके कि केवल उत्तर भारत के लोग शामिल हैं, या केवल मध्य भारत के लोगों का प्रभुत्व है, या केवल दक्षिण भारत के लोगों का प्रभुत्व है। तो चूँकि भारत भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, तो इस विविधता को एड्रेस करके मंत्रिपरिषद बनाना होगा। जो मंत्रिपरिषद बनेगी उस मंत्रिपरिषद में ये विविधता एड्रेस होनी चाहिए, इस विविधता की झलक दिखनी चाहिए। देश का सारा भौगोलिक क्षेत्र, देश का सारा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र मंत्रिपरिषद के रूप में अभिव्यक्त होता हुआ प्रकट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए जो मंत्रिपरिषद निर्मित की जाती है उस मंत्रिपरिषद में यह प्रयत्न किया जाता है कि देश के सभी भागों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। यह एक सामान्य सा प्रयत्न रहता है, प्रत्येक मंत्री ने इस पर ध्यान दिया है, इसलिए सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इन सारी बातों का कोई महत्व नहीं होता, कोई मायने नहीं होता। यहाँ पर गुण क्या है, यहाँ पर गुण है स्थिर सरकार। ये इसका बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि यहाँ सरकार स्थिर नहीं होती, और स्थिर सरकार होती है इसलिए प्रभावी निर्णय लेने की संभावना होती है। प्रभावी निर्णय लेने की संभावना। संसदीय प्रणाली में हमेशा बहुमत खोने का भय बना रहता है, बहुमत खोने का डर बना रहता है कि अगर कोई निर्णय लिया और दूसरे ने उसको भुना लिया कि तो फिर सरकार जाने का खतरा बना रहता है। तो ऐसी दशा में सरकार कड़े सुधारों वाले निर्णय नहीं ले पाती। संसदीय प्रणाली में कड़े सुधारों वाले निर्णय लेना बड़ा कठिन होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक प्रणाली में प्रभावी
प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं क्योंकि सरकार के कार्यकाल को कोई खतरा नहीं होता। दल बदल का दोष नहीं होता, दल बदल जैसी समस्या नहीं होती, दल बदल जैसा संकट नहीं होता। अभी राजस्थान का संकट याद होगा, उससे पहले मध्य प्रदेश, उससे पहले कर्नाटक, उससे पहले बहुत सारे हैं। तो संसदीय प्रणाली में हमेशा दल बदल का संकट बना रहता है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार दल बदल के दोषों से पूरी तरीके से मुक्त होती है। तो ये बड़ी विशेषताएं हैं, बड़े गुण हैं जो इन व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। गुण के साथ दोष भी हैं, दोनों व्यवस्थाओं के क्या क्या दोष हैं, दोष भी समझ लेते हैं। दोनों व्यवस्थाओं के दोष क्या क्या हैं। पहली बात, संसदीय प्रणाली के दोष की चर्चा कर लेते हैं। पहला दोष अस्थिर कार्यकाल, जो उसके गुण हैं इसके दोष हैं, जो इसके गुण हैं वो उसके दोष हैं। अस्थिर कार्यकाल, सरकारों का कार्यकाल अस्थिर होता है क्योंकि लोकसभा के विश्वास पर यानी सदन के विश्वास पर निर्भर होता है, इसलिए प्रभावी निर्णय की संभावनाएं नहीं रहती। प्रभावी निर्णय की संभावनाएं कम होती हमेशा। दल बदल का दोष सबसे बड़ा दोष, जिसने संसदीय प्रणाली को दावदार बना दिया, धब्बेदार बना दिया। राजनीतिक दोष, अनेक राजनीतिक दोष जन्म लेते हैं। राजनीति का प्राधिकरण बड़े पैमाने पर है। लोकसभा में 43% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं इस समय। राज्यसभा केवल 7% बहुमत से कम है। जनता ने थोड़ी सी और मेहनत की होती, 7% लोगों को और जिता दिया होता तो 50% से ज़्यादा यानी बहुमत हो जाता अपराधियों का लोकसभा में। चिंता का विषय है, बहुत बड़ी डिमेरिट है ये, बहुत बड़ी कमी है। तो राजनीतिक दोष बड़े पैमाने पर है। एन वोहरा ने अपनी रिपोर्ट दी थी राजनीति के अपराधीकरण पर। उन्होंने बताया कि एन वोहरा भारत सरकार के गृह सचिव थे उस समय। मैंने अपने YouTube चैनल पर एक एन वोहरा रिपोर्ट पर छोटा सा वीडियो अपलोड किया है, आप उस पर एन वोहरा रिपोर्ट देख सकते हैं वहाँ, तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो एन वोहरा ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इस देश में राजनेताओं, मंत्रियों, अपराधियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों, IAS IPS अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भी अधिकारियों, इन सब के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है। 2.5 दशक पुरानी रिपोर्ट है ये, 2.5 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इन 2.5 दशकों में इस रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाए गए उसका समाधान करने के लिए संसद ने आज तक कोई प्रयत्न नहीं किया। किसी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जिससे इस अपराधीकरण को रोका जा सके। ये और दुर्भाग्य का विषय ये है कि यह अपराधीकरण कम होने के बजाय निरंतर बढ़ रहा है। लोकसभा में वर्तमान समय में 43% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, बहुत बड़ा डेटा है। पिछली लोकसभा में ये आंकड़ा 33-34% था, लगभग 1/3 था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ करके वो 50% के करीब पहुंच रहा है। राज्यसभा जो विशेषज्ञों का सदन है, हमने राज्यसभा को विशेषज्ञों के सदन के रूप में निर्मित किया। जो विशेषज्ञों का सदन है उसमें 1/4 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। अपराधी कहना बुरा लगता है, लोग कहते हैं कि अभी न्यायालय ने अपराधी घोषित नहीं कहा है इसलिए मत कहिए, तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि वो अपराधी हैं। मर्डर, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेप, ये चार्जेस कोई ऐसे ही नहीं लगा देगा। 1-2 मामले फर्जी हो सकते हैं, दर्जनों मामले फर्जी थोड़ी हो जाएंगे किसी के ऊपर। तो स्वाभाविक सी बात है कि गंभीर मामलों के आरोपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जीत कर पहुँच रहे हैं। ये चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है, किंतु दोनों का अभाव है। तो संसदीय प्रणाली में ये सारे दोष होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या दोष है? सबसे बड़ा दोष
अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव। सबसे बड़ा दोष कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव की संभावना रहती है, रही है और रहेगी, क्योंकि सहयोग और सामंजस्य के तार नहीं है, वहाँ लिंक नहीं है, वहाँ पर एक गैप है और वो गैप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही पैदा करता है। तो टकराव की संभावनाएं हमेशा रहती है। दूसरी बात, कम उत्तरदायी प्रणाली। मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं जनता के प्रति। अमेरिका में मंत्रियों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। भारत में तो थोड़ी बहुत है, क्योंकि लोकसभा में किसी भी मंत्री से कोई प्रश्न सदन का सदस्य पूछ सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ना जानते होंगे आप लोग, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की व्यवस्था है। क्या होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव? मान लीजिए कोई विषय है, इस समय समसामयिक महत्व का है और मंत्री उस विषय की उपेक्षा कर रहा है, उस पर कार्य नहीं कर पा रहा है, तो सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला करके उस मंत्री से आंसर की डिमांड की जाती है कि ये मुद्दा चर्चा में है, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, इस पर ध्यान दो और मुझे बताओ क्या एक्शन लोगे। तो मंत्री को अपनी पूरी एक्शन रिपोर्ट देनी पड़ती है सदन के भीतर और यह बताना पड़ता है कि वह क्या कार्यवाही करेगा। उसे उससे अधिकृत कथन की मांग की जाती है मंत्री से, और अगर मंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत अधिकृत कथन सदन से करता है तो आप कहते हैं मुकर भी सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मंत्री उस प्रस्ताव से मुकर जाता है, उसे नहीं लागू करता है, तो मंत्री पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसे विशेषाधिकार की नोटिस दी जा सकती है, क्योंकि उसने सदन का विशेषाधिकार भंग किया है। उसने सदन को आश्वासन दिया और सदन को आश्वासन दे करके आश्वासन से मुकर गया। तो सदन की एक आश्वासन संबंधी समिति होती है, ये विषय आश्वासन संबंधी समिति को सौंपा जा सकता है कि देखो मंत्री ने ये आश्वासन दिया था सदन को और मंत्री इस पर कार्य नहीं कर रहा है। तो कितनी जवाबदेह व्यवस्था है ये। लेकिन इसके बावजूद भी व्यवहार में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि विपक्ष उतना स्ट्रांग नहीं रहता हमारे देश में। अगर हमारे देश में विपक्ष स्ट्रांग हो तो व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, इतनी अच्छी है ये संसदीय प्रणाली कि सरकारों को हर कदम पर जवाबदेह होना होगा जनता के प्रति, जनता के हितों के प्रति। लेकिन इसके लिए विपक्ष की मजबूती आवश्यक है, और विपक्ष की मजबूती का मतलब नंबर नहीं होता, नंबर ऑफ मेंबर नहीं होते, ये गलत सोच है। विपक्ष का मतलब है विपक्ष अल्पमत में रहेगा, हमेशा रहेगा। विपक्ष का मतलब है विपक्ष, वो अल्पमत में ही रहेगा, बहुमत वाला तो सरकार बनाएगा। तो ये कभी सोच नहीं रखनी चाहिए जैसा हमारे यहाँ प्रचलन में है कि वो अल्पमत में है इसलिए लोकसभा में वो दबाव बनाने में समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है। लोहिया जी, तमाम लोग पहले अल्पमत में रहा करते थे। तो पहले तो विपक्ष जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इक्के दुक्के लोग नेता होते थे, प्रभावी होते थे, लेकिन वो उस समय की सरकारों को झुका कर रखते थे। प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। तो विपक्ष की प्रभावशीलता का मतलब विपक्ष की क्वालिटेटिव भूमिका है, विपक्ष की गुणवत्तापूर्ण भूमिका है, उसके नंबर से कोई मतलब नहीं है। कम उत्तरदायी सरकार होती है। तीसरी बात, सरकार में संकीर्ण प्रतिनिधित्व, क्योंकि व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो किसी को भी मंत्री बना सकता है। तो सरकार में जो प्रतिनिधित्व होता है वो संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है, व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये गुण दोष है। जब हम संविधान बना रहे थे तो संविधान निर्माताओं के समक्ष यह प्रश्न था कि हम अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाएं या हम संसदीय प्रणाली को अपनाएं। केटी शाह जैसे सदस्यों ने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाए जाने का समर्थन किया था, लेकिन जब विचार विमर्श किया गया तो विचार विमर्श के उपरांत यह निष्कर्ष
प्रतिपादित किया गया कि भारत के लिए संसदीय प्रणाली अधिक उपयोगी होगी अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में। क्यों संसदीय प्रणाली अधिक उपयोगी होगी? उसके पीछे कई सारे कारण को रिस्पॉन्सिबल पाया गया। तो भारत में हमने जो संसदीय प्रणाली अपनाई उसके पीछे क्या कारण रहे जिसकी वजह से संसदीय प्रणाली का अनुसरण किया गया? भारत में संसदीय प्रणाली अपनाए जाने का कारण पहली बात कि बहुत दिनों से ऐसी व्यवस्था प्रचलन में थी। अंग्रेजों ने हमारे देश में जो भी शासन व्यवस्था की नींव निर्मित की वो संसदीय प्रणाली के आधार पर निर्मित की, तो उस व्यवस्था को जारी रखने में कोई बुराई नहीं थी, उसे जारी रखा जा सकता था। तो स्वतंत्रता के बाद यह निर्णय लिया गया कि उसे जारी रखा जाए। तो ब्रिटिश काल की जो संरचना निर्मित की गई उसकी निरंतरता ब्रिटिश काल में प्रशासन की जो संरचना, शासन प्रशासन की जो संरचना निर्मित की गई उसकी निरंतरता को बनाए रखा गया। अगर हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था को लेकर आते तो शासन प्रशासन की सारी संस्थाओं में उलटफेर करना पड़ता, नए तरीके से निर्माण करना पड़ता जिसका अनुभव हमें कोई विशेष नहीं था। तो हमने ये समझा, ये उचित समझा कि ये ज़्यादा सरल होगा, ये ज़्यादा आसान होगा, इसलिए इसे कंटिन्यू कर दिया गया, इसे आगे लागू कर दिया। दूसरी बात, अधिक उत्तरदायी। अगर उत्तरदायित्व की बात करें तो संसदीय प्रणाली अधिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करती है और हमारे संविधान निर्माता भारत में एक अधिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए संसदीय प्रणाली का समर्थन किया गया। तीसरी बात, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य टकराव नहीं। संविधान निर्माता सत्ता के शीर्ष पर टकराव टालना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि सत्ता के शीर्ष की इकाइयों में कोई भी मतभेद हो या कोई टकराव हो। और अमेरिकी अनुभवों को जब हमने ग्रहण किया तो हमने यह अनुभव किया कि अमेरिका में प्रायः टकराव उत्पन्न होता रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि संसदीय प्रणाली का अनुसरण किया जाए, क्योंकि यह कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सहयोग पर आधारित है, टकराव पर नहीं। तो ये एक मूल कारण था। और चौथी बात, भारत की विविधता, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रत्येक रूप में भारत विविधताओं से भरा है और इस विविधता को संबोधित करने के लिए सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। और हमने अभी पढ़ा कि सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व कहाँ पाया जाता है? संसदीय प्रणाली में पाया जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व की संभावना क्षीण होती है, नहीं होती है। तो ये रीज़न थे, ये कारण थे जिसकी वजह से हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। ये एक बेसिक सा डिस्कशन था संसदीय प्रणाली और कॉन्सेप्चुअल सा डिस्कशन था संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच। फिर इस पे एनालिसिस होती है, मेन एग्जामिनेशन के लिए ब्रिटिश और भारतीय सिस्टम की तुलना होती है। भारत में संसदीय प्रणाली की समीक्षा की जाती है कि भारत में संसदीय प्रणाली का क्रियान्वयन कैसा रहा है। डी बसु ने अपनी बुक में लिखा है कि असफल रहा है, लेकिन यह एक सामान्य मान्यता है कि भारत में संसदीय प्रणाली का क्रियान्वयन, संसदीय प्रणाली का संचालन ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिन देशों में संसदीय व्यवस्थाएं हैं उन देशों की तुलना में अधिक सफल नहीं है, भारत में कम सफल है। तो बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे राजनीतिक दोष हैं, निर्वाचन सुधारों का अभाव है, राजनीति का अपराधीकरण है, जनता की अपरिपक्वता है, जनता की भागीदारी का अभाव है, जागरूकता का अभाव है,
क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन तो अब हो ही रहे हैं। हम अच्छे लोगों को चुनकर भेज सकते हैं, निर्वाचित करके भेज सकते हैं, लेकिन जनमानस में परिपक्वता के अभाव के कारण, अच्छी भागीदारी के अभाव के कारण संसदीय प्रणाली के सामने चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, और इन चुनौतियों को दूर करके ही हम संसदीय प्रणाली को सफल बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है हमारी परिपक्वता की, हमारी मैच्योरिटी की। हम जितने जागरूक होंगे, पढ़ा लिखा होना, साक्षर होना तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है परिपक्व होना और जागरूक होना। ये आवश्यक नहीं कि हर साक्षर व्यक्ति, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जागरूक हो और परिपक्व हो। तो परिपक्वता और जागरूकता लोकतंत्र और संसदीय सफलता, संसदीय प्रणाली की सफलता का प्रमुख आधार है। जितनी अधिक परिपक्वता होगी, जितनी अधिक मैच्योरिटी होगी, उतनी ही संसदीय प्रणाली अधिक सफल होगी। तो इस दिशा में, इस क्षेत्र में अभी भारत को मीलों चलना शेष है, लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि साक्षरता तो बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, लेकिन परिपक्वता का स्तर भी बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए अपेक्षित परिपक्वता अभी भी भारत में नहीं है। अभी भी हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं वोट डालने के लिए। जाति, धर्म, तमाम इस प्रकार के संकीर्ण आधार हैं। इसके अलावा राजनेताओं के लोक लुभावने वादे, 2 किलो देशी घी, 1 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, तो बेरोजगारी भत्ते इत्यादि। तो ये जो इन चीज़ों से प्रभावित होने का आशय ही यही है कि परिपक्वता नहीं है, परिपक्वता का अभाव। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ेगी और राजनीतिक सुधार, निर्वाचन सुधार और प्रबल होते जाएंगे, वैसे वैसे संसदीय प्रणाली भी और अधिक सफल होती जाएगी। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था संसदीय प्रणाली के विषय में। ठीक है, तो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आज का समय कंप्लीट हो रहा है, फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो